नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आप देख रहे हैं न्यूज 24 की स्पेशल सीरीज भारत भाग्य विधाता। पूरा देश जश्न आजादी के रंग में रंगा हुआ है। दुनिया भर के राजनीतिक पंडित लगातार मंथन कर रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति और संस्था है जो इतने विशालकाय और भिन्नता वाले हिंदुस्तान को पिछले 75 वर्षों से जोड़े हुए है, यहाँ के लोकतंत्र को मजबूत और गणतंत्र को बुलंद बना रही है। भारत को जोड़े रखने में सेना के अदम्य शौर्य और कड़े अनुशासन का बड़ा योगदान रहा है। हमारी सेना ने कभी उस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश नहीं की जो हमारी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में खींची गई है। अपनी स्पेशल सीरीज आज की किस्त में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी सेना ने लोकतंत्र की मजबूती में किस तरह योगदान किया है, कैसे मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए बड़ा बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहती है और दुश्मनों से निपटने के बाद आगे का फैसला अपने राजनीतिक नेतृत्व पर छोड़ देती है। इतिहास गवाह रहा है कि पड़ोसी पाकिस्तान की सेना ने जहां बार बार लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को अपने बूटों तले रौंदा है, वहीं इंडियन आर्मी ने हमेशा मुल्क को एकजुट रखने में अहम किरदार निभाया है। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 75 वर्षों में हमारी सेना ने खुद को पॉलिटिक्स से किस तरह दूर रखा है और कैसे सेना हिंदुस्तान की दूसरी संस्थाओं की मजबूती में अहम किरदार निभाकर भारत की भाग्य विधाता बनी हुई है। भारतीय फौज के अदम्य शौर्य और कड़े अनुशासन की कहानी कहां से शुरू की जाए, ये भी एक बहुत मुश्किल काम है। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने सेना का पुनर्गठन किया। भारत के हर हिस्से से नौजवानों की भर्ती की गई। जातीय और क्षेत्रीय आधार पर रेजिमेंट बनाई गई। मसलन जाट, सिख, महार, गोरखा, राजपूत, कुमायूं, मद्रास रेजिमेंट। लेकिन सरहद की हिफाजत के लिए मोर्चे पर उतरती है तो उसके सामने सिर्फ और सिर्फ तिरंगे की आन बान और शान होती है। मन में रत्ती भर भी जातीयता या क्षेत्रीयता का भाव नहीं होता। आजादी के बाद इंडियन आर्मी ने उन रियासतों और रजवाड़ों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई जो स्वतंत्र होने का ख्वाब देख रही थी। आजाद भारत में भारतीय सेना की पहली परीक्षा जम्मू कश्मीर में हुई। आजादी के समय हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश की 565 रियासतों को भारत संघ में विलय करवाने की, और ये काम सौंपा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ज्यादातर रियासतें तो आसानी से भारत संघ में शामिल हो गईं, लेकिन कुछ आनाकानी कर रही थी। ऐसे में हिंदुस्तान के नक्शे पर दिख रहे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को शामिल करवाने में सेना की मदद लेनी पड़ी। दरअसल आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों ने पहली साजिश रची कश्मीर पर कब्जे की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के महाराजा ने अपना रुख साफ नहीं किया था। ऐसे में 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कबायलियों के वेश में भले ही उनके बदन पर सेना की वर्दी नहीं थी, लेकिन हाथों में बंदूकें, मशीन गन और मोर्टार थे। इरादा था श्रीनगर पर कब्जा करने का। ऐसे में महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। अपनी रियासत का भारत के साथ विलय का फैसला लिया। इसके लिए बाकायदा उन्होंने संधि की। कबायलियों के वेश में आए पाकिस्तानी सैनिकों के कदम रुके नहीं, हमला और तेज कर दिया। बिल्कुल वो तकरीबन श्रीनगर पहुंच गए थे जबकि महाराजा ने एक्सीड कर दिया भारतवर्ष को। उस वक्त जो हमारे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह साहब थे, जो कि उस वक्त तत्कालीन J&K स्टेट फोर्सेस के कमांडर इन चीफ थे, वो मुट्ठी भर सैनिक लेकर आगे बढ़े
उड़ी का पुल उन्होंने उड़ा दिया और वो 48 घंटे क्रूशल गेन किए जिसमें इंडियन आर्मी फ्लाई इन कर गई और द रेस्ट इज हिस्ट्री। हमने 2/3 हिस्से से जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान की फौजों को खदेड़ दिया। अक्टूबर 1947 में जब जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया तो उसकी सीमा के आसपास इंडियन आर्मी के जवानों के तैनाती का फैसला लिया गया। तब भारतीय फौज के अंग्रेज जनरलों ने इसमें आनाकानी करने की कोशिश की। अंग्रेज जनरल्स के इस रुख को तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जरा भी पसंद नहीं किया। जूनागढ़ का भी भारत संघ में विलय की बुलंद कहानी तैयार हो गई, लेकिन हैदराबाद बड़ी चुनौती बना हुआ था। सरदार पटेल ने एक बैठक में कहा कि हैदराबाद भारत के पेट में मौजूद एक कैंसर का रूप लेता जा रहा है, जिसका इलाज एक सर्जिकल ऑपरेशन से ही संभव है। मीटिंग में मौजूद सभी सेनाध्यक्षों ने इस पर अपनी सहमति दी, लेकिन सेनाध्यक्ष जनरल रॉबर्ट बूचर इस फैसले के खिलाफ थे। उनका कहना था कि अभी कश्मीर का मसला सुलझा नहीं है और उससे पहले हैदराबाद में सेना भेजने से हमें दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसके लिए हम अभी तैयार नहीं हैं। जनरल रॉबर्ट बूचर ने उस मीटिंग में यहां तक कह दिया कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं कल ही अपना इस्तीफा दे दूंगा। उनके इस्तीफे की बात सुनकर मीटिंग में सन्नाटा छा गया। सरदार पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जनरल बूचर, आप अगर देना चाहें तो कल क्यों, आज से ही अपना इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन हैदराबाद में ऑपरेशन कल से हर हाल में शुरू होगा। सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो निजाम ऑफ हैदराबाद के खिलाफ शुरू करा दिया। महज 5 दिन के ऑपरेशन में निजाम के पैर उखड़ गए और हैदराबाद स्टेट का भारत संघ में विलय हो गया। हिंदुस्तान जब आजादी की ओर बढ़ रहा था, उसी दौर में अंतरिम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे पंडित जवाहरलाल नेहरू की समझ में आ चुका था कि आर्मी को पॉलिटिक्स से दूर रखना कितना जरूरी है। ऐसे में उन्होंने एक ऐसे ढांचे को विकसित करने पर जोर दिया जिसमें सेना लोकतांत्रिक सरकार के कंट्रोल में रहे। इसके लिए सबसे पहले सेना के कमांडर इन चीफ पोस्ट को खत्म कर दिया गया, जिस पर अंग्रेज अफसरों की नियुक्ति होती थी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को बराबर की अहमियत दी गई। तीनों के लिए अलग अलग चीफ बनाए गए। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ के ऊपर रक्षा मंत्री को रखा गया। सेना के पूरे सिस्टम को चुनी हुई सरकार की कैबिनेट के दायरे में लाया गया। 15 जनवरी 1949 को पहली बार जिस भारतीय को सेना प्रमुख के पद पर पहुंचने का मौका मिला वो थे जनरल करियप्पा। उस दौर में सेना प्रमुख का आवास दिल्ली का 3 मूर्ति हाउस हुआ करता था, जिसे फ्लैग स्टाफ हाउस कहा जाता था। पंडित नेहरू ने एक अहम फैसला लेते हुए सेना प्रमुख के आवास को प्रधानमंत्री का आवास बना दिया। इशारा साफ था कि सेना को चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के हिसाब से ही चलना होगा और भारतीय सेना के जनरलों ने भी समझ लिया कि राष्ट्र निर्माण में उन्हें किस तरह की भूमिका निभानी है। पूरे अनुशासन के साथ सेना मुल्क की सरहदों की हिफाजत में जुट गई। सेना ने उसी रास्ते आगे बढ़ने में मुल्क की बेहतरी देखी जो लोकतांत्रिक सरकारों ने दिखाई। पंडित नेहरू को यकीन था कि भारत पर कोई पड़ोसी हमला नहीं करेगा। ऐसे में उन्होंने सेना को मजबूत करने की जगह कल कारखाने खोलने पर ज्यादा जोर दिया। लेकिन सेना सरकार को पास पड़ोस के खतरों से आगाह करती रही और सरहदों पर डटी रही। कभी राजनीति में दखलंदाजी की कोशिश नहीं की। 1962 में चीन ने पंचशील सिद्धांतों को किनारे रखते हुए भारत पर हमला किया तो इंडियन आर्मी के जवानों ने आखिरी सांस तक चाइनीज आर्मी का मुकाबला किया। कश्मीर से अरुणाचल तक भारतीय फौज के शूरवीरों के अदम्य शौर्य की अनगिनत कहानियां पहाड़ों और दर्राओं में आज भी कहीं सुनी जाती हैं। 1960 में नेफा जो है भारत ने भारतीय सेना को सौंपा। तब तक
नेफा की जिम्मेवारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की होती थी और यही कारण है कि भारतीय सेना तैयार नहीं थी, हार हुई। लेकिन उस हार के बाद भारत ने अपने आप को संभाला, अपने आप की फौज को मॉडर्नाइज किया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आए, आत्मनिर्भरता की ओर हम लोगों ने अपने फैक्ट्रीज बनाए जिसपे हम लोग वहाँ अपने हथियार और एमुनेशन बना सकते थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आया जहाँ पे नैट और मिग्स बनाए जाने लगे। भारतीय नौसेना के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया। इतने बड़े संकट के बाद भी भारतीय फौज एक ओर सरहद पर सीना ताने दुश्मनों के सामने खड़ी थी, तो दूसरी ओर अपने राजनीतिक नेतृत्व के हर फैसले को सिराखों से लिया। वहीं भारत के साथ ही आजाद हुए पाकिस्तान में सेना के जनरलों ने लोकतंत्र का गला घोट दिया। पाकिस्तान में तख्ता पलटकर मिलिट्री जनरल खुद शासन बन चुके थे। लेकिन 1962 की जंग के बाद भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने सेना की आधुनिकीकरण पर जोर दिया। नतीजा ये रहा कि 3 साल बाद ही इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की गलतफहमी और अहंकार को चूर चूर कर दिया। उस वक्त हमारे आर्मी चीफ थे जनरल जे.एन. चौधरी, जिन्होंने भारत की फौज को दोबारा अपने पांव पे खड़ा किया था। उस वक्त आर्मी कमांडर थे वेस्टर्न आर्मी के जनरल हरबख्श सिंह, बहुत ही तजुर्बेकार और होनहार सिपाही थे। और इन दोनों के चलते उन्होंने पाकिस्तान के सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया। वो कश्मीर तो ले नहीं सका। हमने जवाबी हमला किया लाहौर और सियालकोट पर, और उल्टे बांस बरेली को, पाकिस्तान को अपने मुख्तलिफ शहरों को बचाने कश्मीर छोड़ के भाग आना पड़ा। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के कई अहम ठिकानों पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल अयूब खान के बीच ताशकंद में शांति समझौता हुआ, तो भारत ने हाजी पीर और ठितवाल पाकिस्तान को वापस कर दिया। शास्त्री सरकार के इस फैसले की भले ही देश में कितनी भी आलोचना हुई, लेकिन अपने खून से हाजी पीर और ठितवाल में जीत की बुलंद शौर्य गाथा लिखने वाले सेना के जवानों और अफसरों ने सरकार के फैसले पर एक शब्द नहीं बोला। सेना खुश नहीं थी, लेकिन सेना पॉलिटिकल लीडरशिप का हमेशा कहना मानती है। सेना ने विजिबली कोई विरोध नहीं किया। सरकार को सलाह दी होगी, वो तो काम है सेना का, लेकिन जो भी पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं, कैप्चर जैसे मैंने बताया, हाजी पीर स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पास है और अभी भी पाकिस्तान के पास है, क्योंकि वो 65 में हमने कैप्चर किया था। काफ़ी कुर्बानी के बाद उसको वापस दे दिया गया। तो ये भारत की सेना अपने डिसिप्लिन के लिए दुनिया में सबसे ऊपर मानी गई है। हम कोई ऐसा काम नहीं करते जो पॉलिटिकल निर्णय के खिलाफ हो। भारतीय फौज ने कड़े अनुशासन में रहते हुए दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया था। 1967 में नाथुला दर्रे में भारतीय फौज ने न सिर्फ चाइनीज आर्मी को बुरी तरह हराया, बल्कि नाथुला दर्रे में ही चाइनीज आर्मी के करीब 400 जवानों को मार गिराया। यह भारतीय फौज की बढ़ती ताकत का ट्रेलर था, जिसे देखकर चाइनीज आर्मी भी हैरान थी। भारतीय फौज के अफसर और जवान अनुशासन की किस भट्टी में तैयार होते हैं, उसे एक घटना के जरिए समझा जा सकता है। रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन की आर्मी जनरलों से केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं थी। उन दिनों उनके और जनरल थिमैया के रिश्तों को लेकर अखबारों में बहुत कुछ छपता रहता था। तब सैम मानेकशॉ मेजर जनरल के पद पर थे। एक बार कृष्ण मेनन ने मानेकशॉ से पूछा कि जनरल थिमैया के बारे में उनकी क्या राय है। ऐसे में सैम का जवाब था, मुझे अपने सीनियर के बारे में राय रखने का अधिकार नहीं है। कुछ वर्षों बाद सैम मानेकशॉ इंडियन आर्मी के चीफ बने और उनकी अगुवाई में भारतीय फौज ने अपने लहू से दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क को जन्म दिया, जिसे आज की तारीख में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। मैदाने जंग में अपना काम कर भारतीय फौज ने आगे का काम राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर छोड़ दिया। ये भारतीय फौज के जनरल से लेकर सिपाही तक के काम करने का तरीका है। क्रेडिट और वाहवाही की कोई चाह नहीं। जहां मुल्क पर
फना होने को सबसे बड़ा धर्म समझा जाता है। वो साल 1971 का था। पूर्वी पाकिस्तान में अपनी ही सेना के अत्याचारों से बचने के लिए लोग सरहद पार कर भारत में शरण लेने लगे। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और पूर्वी पाकिस्तान से लगे दूसरे राज्यों में रोजाना 1 लाख तक शरणार्थी आने लगे। ऐसे में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। वो तारीख थी 25 अप्रैल और साल 1971 का। इसमें तब के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को भी बुलाया गया। उस मीटिंग में हुई बातचीत का खुलासा बाद में खुद फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने किया। जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कैबिनेट मीटिंग की थी, बहुत नाराज थी और मुझे पूछा कि कुछ करना पड़े एकदम, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कहता ईस्ट पाकिस्तान के अंदर आप फौज ले जाओ। तो मैं तैयार नहीं हूं। आपने आप बोला जल्दी अंदर चले जाओ, कैसे चले जाओ? मेरे सब फॉर्मेशन कहाँ है? आर्मद्रीव है, झांसी बबीला के एरिया में, दूसरा डिवीजन है नीचे आंध्र प्रदेश में वगैरह। कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं अभी। 71 में जब प्रेशर था कि भाई जल्दी से लड़ाई करो ईस्ट पाकिस्तान में और रिफ्यूजीज को वापस भेजो, सेना प्रमुख ने कहा था कि देखिए हमको टाइम चाहिए तैयारी के लिए, रिजर्विस्ट हमको बुलाने पड़ते हैं इस तरह की नफरी पूरी करने के लिए, कुछ इक्विपमेंट चाहिए। दूसरा, हम चाहते हैं कि चाइना की तरफ से साइमल्टेनियसली कोई दखल ना होता है कि हमको 2 फ्रंट पे ना लड़ना पड़े। तो आप ऐसे टाइम लड़ाई हम करना चाहते हैं जबकि चाइना वाले पासेस बंद हो जाते हैं विंटर में और वो दखल ना डाल सकें। तो इंदिरा गांधी वो बड़ी प्रैक्टिकल लीडर थी, उन्होंने वो सलाह मान ली थी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के दबाव के बावजूद उन्होंने कहा था कि हम लड़ाई बाद में करेंगे। भारतीय फौज चुपचाप सही समय का इंतजार और अपनी तैयारी करती रही। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने पश्चिमी सीमा पर अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरा के हवाई अड्डों पर भीषण बमबारी की। Pakistan launched a full-scale war against us. The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfields in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. जंग की शुरुआत पाकिस्तान ने की। भारतीय फौज ने उसे 14 दिन में ही खत्म कर दिया। इस जंग में पाकिस्तान न सिर्फ बुरी तरह हारा बल्कि उसके 2 टुकड़े भी हो गए। पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 फौजियों ने ढाका में इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। हमारी फौजें पूर्वी पाकिस्तान में 550 किलोमीटर अंदर घुसी। 6 से 8 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ी नदियों के पाट हमने हेलीकॉप्टरों से पार किए और ढाका उनकी राजधानी पर जाकर अपना तिरंगा फहरा दिया। 93,000 पाकिस्तानी सिपाहियों ने आत्मसमर्पण किया और लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाल जुर्रत, सितारा है पाकिस्तान इत्यादि इत्यादि ने अपनी पिस्टल रोते हुए थमा दी लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को, हमारे ईस्टर्न आर्मी कमांडर को। इससे बड़ी शिकस्त, इससे बड़ी हार दुनिया में द्वितीय महायुद्ध के बाद नहीं हुई है। पूरी दुनिया ने भारत की ताकत का लोहा माना। भारतीय फौज ने शौर्य, संयम और अनुशासन का गजब प्रदर्शन किया। खुद पाकिस्तान के सरेंडर करने वाले फौजी भी इंडियन आर्मी के इस रूप को देखकर हैरान थे। भारतीय फौज को इतनी बड़ी जीत का रत्ती भर भी दंभ नहीं था। सेना ने मैदाने जंग में अपना काम पूरा कर क्रेडिट उस वक्त की सरकार को दे दिया। हिंद के शूरवीरों ने साबित कर दिया वो सिर्फ इतिहास ही नहीं, भूगोल बदलने का भी मादा रखते हैं। पाकिस्तानी फौज के सरेंडर करने वाले 93,000 कैदियों की किस्मत का फैसला भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार पर छोड़ दिया गया। इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला में बातचीत की टेबल सजी। ये भारत के सामने एक ऐसा मौका था जब पाकिस्तान को किसी भी शर्त को मनवाने के लिए मजबूर किया जा सकता था।
लेकिन भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तानी कैदियों को छोड़ने का फैसला किया। सेना पूरी तरह से इस फैसले में सरकार के साथ खड़ी रही। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे किसी भी जनरल को अपनी मनमानी करने की खुली छूट नहीं मिलती। जनरल सैम मानेकशॉ के रिटायरमेंट का टाइम आया तो उस दौर में सेना के सबसे सीनियर अफसर थे जनरल पीएस भगत, लेकिन सरकार ने जनरल भगत की जगह आर्मी चीफ बनाया जनरल गोपाल गुरुनाथ बेवूर को। किसी ने भी सरकार के फैसले पर उंगली नहीं उठाई। यह भारतीय फौज की समृद्ध परंपरा का हिस्सा रहा है। उनकी रगों में दौड़ता देशभक्ति का खून है, जिसमें पद की महत्वाकांक्षा से ज्यादा मातृभूमि पर न्यौछावर होने का जुनून कूट कूट कर भरा है। इसी तरह जनरल एस.के. सिन्हा भी सबसे सीनियर होने के बाद भी आर्मी चीफ की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। 1998 में वाजपेयी सरकार ने तब के नेवी चीफ एडमिरल विष्णु भागवत को एक झटके में हटा दिया। उन्होंने वाइस एडमिरल हरिंदर सिंह को उप नौसेना प्रमुख बनाए जाने के सरकार के फैसले को मानने से इनकार किया था। वाजपेयी सरकार ने नेवी चीफ को मिनटों में हटाकर सीधा संदेश दे दिया कि लोकतंत्र में असली ताकत किसके पास है। इन 75 साल के अंदर में भारतीय सेना ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ लास्ट रिसोर्ट की भूमिका निभाई है। 26 अक्टूबर 1947 से कश्मीर के युद्ध से लेकर हर सैनिक ने अपने साहस, शौर्य और पराक्रम का परिमाण दिया है। प्राणों की आहुति, सुप्रीम सेक्रीफाइस देश की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए किया है। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोप्रिय ही हर एक सैनिक का मुद्दा रहा है। वो साल 1999 का था। बर्फबारी के समय पाकिस्तानी आर्मी के जवान भारतीय इलाकों में घुसपैठ करने में कामयाब रहे। उन्होंने बड़ी साजिश के तहत ऊंची चोटियों पर अपने बंकर बना लिए और मोर्चा संभाल लिया। मकसद था सियाचिन को भारत से काटना। अब भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने की। यहाँ 40 फुट की बर्फ पड़ती है हर साल, और इतनी भारी बर्फबारी के चलते जो हमारे फॉरवर्ड पोस्ट हैं, दोनों भारत और पाकिस्तान उनको वकेट कर दिया करते थे। इस वकेशन का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान हमारे इलाके में घुस आया और उसने कोई 120 किलोमीटर के फ्रंट पे कोई 100 चौकियां बना डाली हमारे इलाके में, जहां से वो सीधा हमारी सड़क पे श्रीनगर ले हाईवे पे फायर कर सकता था। वाजपेयी सरकार का सेना को सख्त निर्देश था कि सरहद पार नहीं करनी है। ऐसे में इंडियन आर्मी और एयर फोर्स को अपनी ही जमीन पर दुश्मनों से जंग लड़नी थी। भारतीय फौज ने 83 दिनों में दुश्मनों से अपनी एक एक इंच जमीन खाली करवा ली। इस जंग में 500 से ज्यादा भारतीय फौज के अफसर और जवान शहीद हुए, लेकिन भारतीय फौज ने क्रेडिट लेने की जरा भी कोशिश नहीं की। भारतीय फौज ने न सिर्फ समय समय पर आंतरिक चुनौतियों का सामना करते हुए सरहद की हिफाजत की है, बल्कि अनुशासन और संयम की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र निर्माण में चुपचाप अपनी ईमानदार भूमिका निभाती रही है। लोकतांत्रिक सरकार ने जिसे जनरल की कुर्सी पर बैठाया, उसे ही सैल्यूट मारते हुए मुल्क को ताकतवर बनाने में जुट गए। सेना को अच्छी तरह पता है कि उसे कब और क्या करना है। 2016 में उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय फौज ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। बालाकोट में तो भारतीय वायुसेना के फाइटर विमान आतंकियों के अड्डे तबाह करके लौट आए और पाकिस्तानी एयरफोर्स को भनक तक नहीं लगी। ये नए दौर का भारत है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता है, लेकिन जान पर खेलकर ऐसे मिशन को अंजाम देने वाले शूरमाओं के बारे में उनकी यूनिट के भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये भारतीय फौज के काम करने का तरीका है। अठारह सितंबर 2016 को
जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती दस्ते ने उरी में सेना के कैंप पर हमला किया। इस आतंकी हमले में 18 सेना के जवान शहीद हुए। मोदी सरकार ने सेना को एलओसी पार कर आतंकियों के सफाए की इजाजत दे दी। 10 दिन बाद ही पीओके में भारतीय फौज के कमांडो की छोटी छोटी टुकड़ियां रात के अंधेरे में दाखिल हुई और आतंकियों का सफाया कर सुरक्षित वापस लौट आई। पीओके ही नहीं, म्यांमार में भी घुसकर इंडियन आर्मी हिंद के दुश्मनों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी है। उसका फिजिकल इम्पैक्ट तो था ही, लेकिन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत होता है कि भारत की सेना अब ऐसी नहीं है कि आप मारते रहें, हम मार खाते रहें, ये बोलते रहे अब की मार। हमने उनके घर में जाके उनके जो फॉरवर्ड पोस्ट थे उनको बर्बाद किया। उनके जो आतंकी जो वहाँ शरण लिए हुए थे, इन्फिल्ट्रेट करने के लिए तैयार बैठे थे, उनको मारा, उनको बर्बाद किया। तो ये एक साइकोलॉजिकली एक बहुत अच्छा ऑपरेशन था। दूसरा ऐसा ही हमने बर्मा में किया। जल थल नभ तीनों में हमारी सेना दिन रात बाज की तरह दुश्मन पर नजर बनाए हुए है। डोकलाम में चाइनीज आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर किया तो गलवान घाटी में अपने प्राणों की आहुति देकर भारतीय फौज के परम वीरों ने चीन की हर साजिश को नाकाम किया। भारतीय फौज युद्ध से लेकर शांति काल तक में अपनी हर भूमिका पूरी शिद्दत से निभाना जानती है। सेना के अफसर और जवान अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान के लिए बेहतर क्या है और राजनीति से अलग रहते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में किस तरह की भूमिका निभानी है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी हमारे साथ ही आजाद हुआ, लेकिन वहां लोकतंत्र हमेशा खतरे में रहा। 75 साल की इस यात्रा में पाकिस्तान में करीब 3.5 दशक तक आर्मी जनरलों का शासन रहा। आज की तारीख में पाकिस्तान की गिनती एक नाकाम मुल्क के तौर पर होती है, लेकिन इंडियन आर्मी ने खुद को पॉलिटिक्स से दूर रखते हुए हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में अहम किरदार निभाया है। आज हिंदुस्तान एकजुटता के धागे में मजबूती से बंधा हुआ है, तो उसकी एक बड़ी वजह सेना और उसमें आम लोगों का भरोसा भी है। हाल में सरकार ने सेना के तीनों अंगों में बेहतर तालमेल के लिए CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया है, जिस पर जनरल विपिन रावत को बैठाया गया है। CDS के अधिकार और जिम्मेदारियां तय हैं। हमारे हुक्मरानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सेना को सेना की तरह ही रहने दें, उसकी पवित्रता और मर्यादा बनाए रखें। भारत भाग्य विधाता के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।